नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे और बहू ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया। प्रकाश जी अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दीपा बहू बाजार से खरीदारी करके घर में दाखिल हो रही थी। बहू के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए अंदर आकर शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखकर पानी पीने के लिए फ्रिज से बोतल निकालने लगी। बोतल निकालकर दीपा सोफे पर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। आज दीपा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दीपा बहू, क्या हुआ? आज बहुत खुश लग रही हो। प्रकाश जी ने अपनी बहू दीपा की मुस्कान देखकर उसे पूछ बैठे। कुछ नहीं पापा जी, बस आज तो ना बाजार में मजा ही आ गया। दीपा खुशी से चहकते हुए बोली। अच्छा, ऐसा क्या हुआ बेटा? पूछते हुए प्रकाश जी ने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाया और अखबार लेकर बैठ गए। तभी अंदर से बहू की आवाज सुनकर कमला जी भी बाहर आ गई और बहू के चेहरे की चमक देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तभी वे अपना अनुमान लगाते हुए कहती हैं, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। आज फिर से बाजार से कुछ सस्ती चीजें उठा लाई होगी, तभी चहक रही है। अरे नहीं मम्मी जी, उल्टा आज तो मैं किसी दुकानदार से पैसों के लिए कुछ बोल नहीं पाई। दीपा ने जवाब दिया। 5 बज गए थे और अभी तक शाम की चाय नहीं बनी थी। तो दीपा खड़ी हुई और किचन में चली गई। गैस पर चाय बनाने लगी। तो फिर क्या बात है बहू, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? प्रकाश जी थोड़ी उलझन भरे स्वर में बोले। अरे पापा जी, मम्मी जी, आज जो हुआ वो आप लोग सुनेंगे तो आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज पता है, मैं बाजार गई तो मुझे वहां आपकी पुरानी सहेली विमला आंटी मिल गई। क्या? वो तो अपने बेटे के साथ लंदन चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? चाय का कप पकड़ती कमला जी बोली। हाँ मम्मी जी, मैंने भी उन्हें अपने सामने देखकर सबसे पहले यही सवाल किया था, पर वो कुछ जल्दबाजी में थी शायद, तो बस मुझे आशीर्वाद दिया, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और चली गई। हाँ, पर जल्दबाजी में भी मैं उनसे उनके नए घर का पता लेना नहीं भूली। चाय का घूंट भरती दीपा बोली। नया घर? पर उसका घर तो यही पीछे वाली गली में था, वहां क्यों नहीं आई? और कब की वापस आई है वो, जो नया घर भी ले लिया और मुझसे मिलने तक ना आई? अपने मन की व्यथा व्यक्त करती हुई कमला जी बोली। तुम क्यों परेशान होती हो राज की माँ? बहू ने एक समझदारी का काम किया है ना, तो तुम भी अब अपनी समझदारी दिखाओ। लाओ बहू, बहन जी का पता हमें दे दो, हम कल ही उनसे जाकर उनके घर पर मिलेंगे। अखबार का आखिरी पन्ना पलटकर प्रकाश जी बोले। पता देने की क्या जरूरत है पापा जी, मैं ले चलूंगी आप लोगों को उनके पास। ये बोल दीपा अपने कमरे में चली गई। रात भर कमला जी का मन बेचैन था। अपनी सहेली को लेकर भले ही लंदन जाने के बाद उनकी बातचीत कम हो गई थी, पर एक वक्त था जब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग भी कहते थे कि दोस्ती हो तो कमला और विमला जैसी, जहां भी जाओ दोनों साथ मिलती थी। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों मार्केट भी साथ ही जाती थी, दोनों की पसंद भी लगभग एक ही जैसी थी और रोज ही मिलना हो जाता था ज्यादातर। जब कमला जी कोई भी अच्छी चीज बनाती तो विमला जी को भेज देती और विमला जी कोई भी अच्छी चीज बनाती तो कमला जी को भेज देती थी। दोनों में सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। अगली सुबह कमला जी, प्रकाश जी और दीपा तैयार होकर विमला जी के घर के लिए निकले। उस पते पर पहुंचकर प्रकाश जी ने घर की घंटी बजाई। अंदर से एक औरत बाहर आई और पूछने लगी, किससे मिलना है आप लोगों को? वो विमला यहाँ रहती है। यह बोलते हुए कमला जी की जुबान कुछ लड़खड़ाई। कौन विमला? यहाँ कोई विमला नहीं रहती है, लगता है किसी ने आपको कोई गलत पता दे दिया है। यह बोलते हुए उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। कमला जी का मन अब और भी ज्यादा घबराने लगा था। दीपा के दिमाग में भी कुछ उधेड़-बुन चल रही थी। सोच रही थी कि आंटी जी ने मुझे गलत पता क्यों दिया। तभी प्रकाश दोनों से बोले, चलो घर चलते हैं,
घर वापस आकर कमला जी की आंखों से आंसू निकल पड़ी। पुरानी सहेली से मिलन की आस और कुछ पुरानी खुशियों की तलाश में निकली थी, पर ना सहेली मिली और ऊपर से मन बेचैन हो गया वो अलग। अपनी मम्मी जी की व्यथा दीपा भली तरह से समझ रही थी, क्योंकि जब से वहां दीपा आई थी कमला जी और विमला जी की दोस्ती देखी थी। कमला जी अपने आस पड़ोस में भी कम ही जाती थी, एक बस विमला जी थी जिनके यहाँ कमला जी जाती थी और दोनों अपना सुख दुख बांट लिया करती थी। दीपा को भी पता था कि उसकी सास इस वक्त क्या महसूस कर रही थी। वह उन्हें संभालती हुई बोली, आप परेशान मत हो मम्मी जी, मैं पता करूंगी आंटी के बारे में। आखिर उन्होंने मुझे गलत पता क्यों दिया, यह भी तो मुझे जानना है। शाम हुई तो दीपा विमला जी की कुछ पुरानी 1-2 तस्वीरें थी कमला को साथ देकर फिर से बाजार के लिए निकल गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक सब्जी वाले ने उन्हें पहचान लिया। पूछताछ से मालूम पड़ा कि अक्सर उसी सब्जी वाले से सब्जी ले जाया करती हैं। दीपा ने उस सब्जी वाले से अपने फोन नंबर का आदान प्रदान किया और उसे बोलकर आई कि जब भी विमला जी उसके पास आती हैं तो अपने पास रोक कर रखे और उसे फोन कर दे। कहते हैं ना कि किस्मत में अगर किसी से मिलना लिखा हो तो चाहे कितना भी रोक ले वो मिलकर ही रहता है। कमला जी किस्मत के तार भी विमला जी से कुछ यूं ही जुड़े हुए थे। 2 दिन बाद ही विमला जी उस सब्जी वाले के पास आई। सब्जी वाले ने फौरन उन्हें पहचान कर दीपा को फोन लगा दिया। उसका फोन आता देख दीपा और कमला जी फौरन बाजार के लिए निकल गई। 5 मिनट में दीपा और कमला जी बाजार में थे। सब्जी वाले ने भी अपनी बातों में उलझाकर विमला जी को वहीं रोक रखा था। विमला जी को अपने सामने देख कमला जी की आंखों से मोती बरस पड़े। वही हाल विमला जी का भी था। जैसे ही उनकी नजर अपनी सहेली और दीपा पर गई, विमला जी भी रोने लगी। क्या आंटी जी, मुझे पागल बनाना इतना भी आसान नहीं है, देखा ना, ढूंढ लिया ना आपको। बोलते हुए दीपा कमला जी का हाथ पकड़कर विमला जी के पास पहुंच गई। घबराई सी विमला जी के मुंह से कुछ नहीं निकला, बस कमला जी को गले लगाकर मन का गुब्बार फूट पड़ा जो आंसू के रूप में बह रहा था। जब दोनों काफी देर तक रोती रहीं तो दीपा ने दोनों से कहा, अरे अब आप दोनों रोती ही रहेंगी या फिर घर भी चलेंगी? चलिए पहले घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं। कमला जी ने विमला से घर चलने के लिए कहा तो विमला जी ने मना करने लगी, परंतु अब कमला जी ने विमला जी की एक ना सुनी और उन्हें लेकर दीपा के साथ घर आ गई। पहले विमला जी को पानी पिलाया, फिर चाय नाश्ता किया। उसके बाद कमला जी ने विमला जी से पूछा, अब बता क्या बात है, तू यही है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो सोचती थी कि तू तो अपने बहू बेटे के साथ विदेश में मजे कर रही होगी, पर तू तो यही है और तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुझे यह सब करना पड़ा? अपनी प्यारी सहेली के पूछने पर विमला जी बताने लगी, 6 महीने पहले बेटा राजीव और बहू रीना लंदन से 2 साल बाद लौट कर आए थे। मैं बहुत खुश थी अपने बेटा बहू के आने से, खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही थी। राजीव ने कहा कि अब आप हमारे साथ चलो मम्मी जी, हम आपको अभी यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने जाने से इनकार किया, परंतु बेटा और बहू दोनों बहुत जिद करने लगे तो मुझे हाँ कहना ही पड़ा। राजीव बोला, मम्मी अभी तो मैंने आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा बनवाया है, वहाँ जाकर देखते हैं किस तरह मैनेज करके मैं आपके वीज़ा की डेट बढ़वा लूँगा। अब आप बस अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैंने खुशी खुशी अपने जाने की तैयारियां कर ली। जब मैं अपनी पैकिंग कर रही थी तो राजीव ने मुझसे बोला, मम्मी कोई भी ज़रूरी चीज़ यहाँ पर मत छोड़ना, घर के जो भी पेपर हैं वो भी आप अपने साथ ले लेना। घर कोई नहीं रहेगा तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, अपनी चीज़ अपने पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, ये कहकर मैंने घर के पेपर
और बाकी कीमती सामान भी अपने साथ रख लिए। मैं खुशी खुशी बेटे बहू के साथ लंदन चली गई। 2 महीने तक तो बेटा बहू मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहे। मुझे कई जगह घुमाने भी ले गए। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बेटा बहू पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। ऐसे समय में जब बच्चे अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर भाग रहे, उस समय में मेरे बच्चे मुझे अपने साथ ले आए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन राजीव मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, आपका वीज़ा आगे बढ़वाना है। आपका टूरिस्ट वीज़ा है। मैं कोशिश करके 2 साल का कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़वा लेंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहुत पैसे लगेंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो मैंने राजीव से कहा, बेटा पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। फिर अब क्या होगा? मैं गहरी सोच में डूब गई कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी मुझे ख्याल आया कि अब तो मैं लंदन में ही रहने लगी हूँ, तो क्यों ना अपना भारत वाले घर को बेच दूँ। मैंने राजीव से कहा कि बेटा एक काम करो, भारत का जो घर है वह बेच देते हैं। अब तो मैं यहीं रहने लगी हूँ। घर बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। राजीव ने कहा, ठीक है, आप एक काम करो, आप घर मेरे नाम कर दो। मैं खुद अपने दोस्त से कहकर घर को बेच दूंगा। ठीक है बेटा। मैंने घर राजीव के नाम कर दिया। राजीव ने 1 हफ्ते के अंदर अपने दोस्त के साथ मिलकर घर बेच दिया। घर की चाबी भी राजीव के दोस्त के पास थी, इसलिए उसे घर बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर उसने सारे काम को अंजाम दिया था। घर के पेपर उसे कोरियर से भेज दिए और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो राजीव के अकाउंट में आ गए थे। मेरा वीज़ा खत्म होने में 2 दिन बचे थे, तो राजीव मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, मैंने सब तरह से कोशिश कर ली, पर आपका वीज़ा आगे नहीं बढ़ पाया। आपको भारत वापस जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ होते ही मैं आपको फिर से बुला लूँगा। राजीव की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भारत? अब मैं कहाँ जाऊँगी? वहाँ मेरा घर तो बिक चुका है। अब मैं कहाँ रहूँगी? मैंने घबराकर राजीव से कहा। बेटा, यह तू क्या कह रहा है? अब मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मैं वहाँ जाकर कहाँ रहूँगी? तो राजीव ने बड़े आराम से कह दिया कि मम्मी, आप वहाँ किसी रिश्तेदार के घर पर रह लेना। जब सब इंतज़ाम हो जाएगा तब तुम्हें वापस बुला लूँगा। मैं अवाक सी होकर अपने बेटे के मुंह को देख रही थी। तभी बहू बोली, मम्मी जी, ये ठीक कह रहे हैं, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं गई तो यहाँ की पुलिस आपको जेल में डाल देगी। फिर आपकी जमानत कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हो सकता है इस देश में इल्लीगल रहने के लिए आपको कई साल की जेल भी हो जाए। तो बेहतर होगा आप अपने जाने की तैयारी कर लीजिए, और अगर आपको वापस नहीं जाना तो जेल में जाने के लिए तैयार रहो। कहकर दोनों बेटा बहू मुझे अकेला छोड़कर बाहर घूमने के लिए चले गए। मैं स्तब्ध हो गई थी। मेरे बेटे और बहू ने मुझे ठग लिया था। इस बात का मुझे गहरा सदमा पहुंचा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे बहू ने मुझसे ऐसी बात की है। मैं तो बहुत खुश थी, परंतु मेरी सारी खुशी एक पल में मातम में बदल गई थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और अपना सिर पकड़कर घंटों तक रोती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरे खुद के बेटे ने मुझसे सब कुछ लेकर मुझे बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मेरे सर की छत भी छीन ली। मैंने वहाँ से अपना सभी सामान समेटा और आने की तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद मैं भारत वापस आ गई। मैं भारत वापस तो आ गई थी, लेकिन मेरे पास रहने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पर ही बैठी रही। मुझे ऐसे बैठे देखकर एक आदमी ने पूछा, बहन जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ कि आप अपना सामान लेकर यहीं बैठी हैं। तो मैंने उसे अपनी सारी व्यथा बताई। उसने मुझे उस जगह के बारे में पूछा जहाँ मैं रहती थी।
मुझे मेरे एरिया के एक आश्रम के बारे में जानकारी दी और मुझसे कहा, बहन जी आप इस वक्त आश्रम में चली जाओ। ये आश्रम उस इलाके में ही है जहाँ पर आप रहती थी। किसी और एरिया में जाकर रहना आपके लिए आसान नहीं होगा। इस एरिया को आप अच्छी तरह से जानते हो, तो आप फिलहाल उस वृद्धा आश्रम में चली जाओ। वहाँ जाकर आप अपने आगे के बारे में सोचना कि आपको आगे क्या करना है। मुझे उस आदमी की बात सही लगी और उसने मुझे टैक्सी करवा दी और मैं उस वक्त आश्रम में आ गई। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर उपहास का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। 2 महीने से मैं उसी वक्त आश्रम में रह रही थी। वृद्धा आश्रम में रहते हुए ही मैंने किसी के घर खाना बनाने की नौकरी कर ली। यहीं कहकर विमला जी रोने लगी तो कमला जी ने उन्हें चुप किया। विमला जी आगे बताने लगी, जिनके घर में मैं नौकरी करती हूँ उनके घर की सब्जी लेने में बाजार जाया करती थी। तभी दीपा बहू की मुझसे मुलाकात हुई, परंतु मुझे बहू को कुछ भी बताते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने बहू को कुछ नहीं बताया और किसी और के घर का पता बहू को दे दिया। परंतु दीपा बहू तो बहुत समझदार है, उसने मेरा पता निकाल ही लिया। यह कहकर विमला जी दीपा को देखकर मुस्कुराने लगी। अभी मुझे वहाँ काम करने के पैसे नहीं मिले। पैसे मिलते ही मैं अपने किराए पर एक कमरा ले लूँगी और आश्रम छोड़ दूँगी। अब कमला जी और दीपा को सारी बात मालूम पड़ी कि कैसे विमला जी के बेटे ने उन्हें लंदन में रहने के बहाने अपने झांसे में लिया। जैसे ही उसने विमला का घर अपने नाम पर करवाया, वैसे ही उसे बहला फुसलाकर वापस अपने देश भेज दिया। पिछले 2 महीने से एक आश्रम में अपना जीवन काट रही हैं। विमला जी की बात सुनकर कमला जी और दीपा दोनों ही दंग रह गए थे। तभी दीपा बोल पड़ी, तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई आंटी जी? बेटा, जिसका बेटा अपना नहीं हुआ वो किसी और पर बोझ कैसे बनती? यह बोल विमला जी फिर से रो पड़ी। बस अब जो होना था तो हो गया। अब तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। कमला जी बड़े प्यार से बोली। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? उदास होकर बोली। क्यों नहीं रह सकती? ऊपर का कमरा खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता। आज से वह कमरा तेरा है। विमला जी कहने लगी कि मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी दीपा भी बोल पड़ी, आंटी जी जब आप इस उम्र में भी काम कर सकती हैं तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आपको देखकर मुझे एक बात आज समझ में आ गई है कि हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आंटी जी आप वहाँ का पूरा काम कर लीजिए जहाँ आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आप यहीं घर पर खाना बनाइएगा और पैसा मैं आपको अपनी सैलरी से दे दूंगी। तब तो आपको नहीं लगेगा ना कि आप हम पर बोझ हैं। अरे वो आपकी अपनी मेहनत के पैसे होंगे, उनको आप चाहे जैसे खर्च कर सकती हैं। आपके यहाँ रहने से मैं भी निश्चित हो जाऊंगी और आराम से अपनी नौकरी कर पाऊंगी। दीपा की बात सुनकर सास कमला जी कहती हैं, बहू सही कह रही है। अगर तुझे काम ही करना है तो बस अपने ही घर में करना है। आज से यही तेरा घर है। हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे और दीपा काम करेगी। विमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सहेली के गले लग जाती है। विमला जी के मन में बहुत से मिश्रित भाव थे। आज सही मायने में उनके अपने लोगों के बीच वापसी हुई थी। पुरानी दोस्ती में जिन खुशियों की तलाश थी, कमला जी और विमला जी को वो खुशी आज दोनों महसूस कर रही थी। प्रकाश जी विमला जी के साथ जाते हैं और आश्रम में से उनका सामान लेकर घर आ जाते हैं और ऊपर के कमरे में उनका सामान रख देते हैं। विमला जी अपना सारा सामान कमरे में लगा लेती हैं। विमला जी जिस घर में खाना बनाने का काम कर रही थी, उनके काम के 5 दिन अभी बाकी थे। 5 दिन बाद उनको वहां से पेमेंट मिल जाती और वे कुछ पैसे कमला जी के हाथ पर रखकर कह दिया, कमला मना मत करना, ये मेरे स्वाभिमान की बात है। कमला जी उन पैसों में से थोड़े से पैसे उठाती हैं और बाकी पैसे विमला जी के हाथ में रखकर कहती हैं, अगर यह तेरे स्वाभिमान की बात है
तो बस मुझे इतना ही काफ़ी है। दीपा जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और जल्द ही उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है और वह जॉब पर जाने लगती है। तो कमला जी एक काम वाली को घर का काम करने के लिए रख लेती हैं, जो बर्तन झाड़ू पोंछा करके चली जाती थी। बाकी का काम दोनों सहेलियां मिलकर कर लेती थी। विमला जी अब बहुत खुश थी। उनकी तो जैसे सारी चिंताएं खत्म हो गई थी। राजीव और मोना का तो कभी फ़ोन भी नहीं आता था, और फ़ोन करते भी तो किस मुंह से करते। उन्होंने अपनी माँ के साथ इतना नीच कर्म जो किया, अब यही परिवार विमला जी का भी परिवार था और अपने परिवार के साथ बेहद खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।